हेलो एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपने मेरे फर्स्ट सेट ऑफ वन लाइनर्स को इतना सारा प्यार रिस्पेक्ट दिया और इतने सारे व्यूज़ आए उस पर। सो ऑन योर डिमांड यहाँ है उसका नेक्स्ट सेट ऑफ वन लाइनर्स। उसमें मैंने एक गलती की थी, मैंने कहा HCl स्टमक से निकलता है, बट उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो आमाशय होता है। सो काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन आई एम टेलिंग यू स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। आपको एक बार सिंपल पढ़ना है, मैं बहुत स्पीड में इनको पढ़ूंगी सो दैट आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। प्री सिर पे बैठा है और हमें उसको सिर से उतार करके पॉकेट में डालना है, यानी हमें सक्सेस को पॉकेट में डालना है। तो इसको आपको सीधे 1 to 1 रीड करना है। सेकंड जो आप व्यू करेंगे उसमें 1.5 गुनी स्पीड से, और इम्पॉर्टेंट जो आपको याद नहीं हुआ है उसको लिख लेंगे। और थर्ड टाइम आप 2 गुनी स्पीड से, जाने दीजिए 100 की 100, जैसे कि राजस्थान में कहावत है। और फिर उसके बाद में आप उनको सिर्फ टिक 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 करते चले जाइए कि आपको सारा याद हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सामान्य विज्ञान वन लाइनर्स। पहला टीका चेचक का था जिसको एडवर्ड जेनर ने बनाया। प्रयोगशाला में DNA का संश्लेषण करने वाले व्यक्ति डॉक्टर हरगोविंद खुराना थे। इनको बाद में नोबेल भी मिला था, लेकिन ये तब तक US के सिटीजन हो गए थे। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। ये नहीं, ये डाइजेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज टमाटर का लाल रंग इज बिकॉज ऑफ लाइकोपीन। गाजर का लाल रंग का वर्णक है वो कैरोटीन है। और चुकंदर का जो लाल वर्णक है वो बीटानिन है। पत्ती का लाल रंग, ये लाल नहीं है, पत्ती का हरा रंग है। पत्ती का हरा रंग बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल है। DNA क्या है? DNA एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। DNA में 4 क्षार होते हैं, वो हैं एडेनिन, गुआनिन, थायमीन और साइटोसिन। नेक्स्ट, विटामिन्स के नाम याद रखने के लिए एक छोटा सा निमोनिक, रथ, एक टॉफी, फॉलिक विटामिन की देना। इमेजिन आप रथ को बोल रहे हो कि एक टॉफी फॉलिक विटामिन की देना। सो र से रेटिनॉल, बी विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिलोक्विनोन एंड विटामिन B9 दैट इज फॉलिक एसिड। सो इसको याद करने के लिए आई रिपीट, रथ, एक टॉफी, फॉलिक विटामिन की देना। मैंने क्यों याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ आपको, क्योंकि आपको ABCD वाले ऑप्शंस दिए हुए होंगे। तो अगर आपको सिर्फ पहला नाम याद है तो भी आप कर सकते हो, यानी पहला लेटर याद है तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट इज मिशन शक्ति। मुझे लगा आउट ऑफ द बॉक्स है, बहुत डिफरेंट है, शायद बहुत सारे लोगों ने कवर नहीं किया होगा। ये था एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी। भारत ने इसका परीक्षण, सफल परीक्षण 2019 में किया था। डिफेंस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। मिशन शक्ति क्या काम में करती है, यानी ये मान लीजिए हमारा एयर स्पेस है और उसके ऊपर से कोई गुजर रहा है सैटेलाइट जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, यानी कोई एलियन है फॉर इंस्टेंस, या दुश्मन का कोई सैटेलाइट है और हम चाहें उसको अंतरिक्ष में ही गिराना तो हम गिरा सकते हैं। तो एलियन सैटेलाइट को हमारे एयर स्पेस में आने पर हम मार डालेंगे। बिलीव मी, इट इज़ नॉट एयरक्राफ्ट, इट इज़ द सैटेलाइट। सो हमसे पहले US, रशिया और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी थी। इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू गेट दिस। नेक्स्ट इज नेशनल न्यूट्रिशन मिशन। ये बहुत बार चर्चा में रहा है, इसका सेकंड फेज अभी चल रहा है। इट्स अ होमवर्क फॉर यू जस्ट टू सी। झुंझुनू से लॉन्च हुआ 8 मार्च 2018 को, प्रधानमंत्री जी खुद आए थे, उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन इसमें 2% और 3% के कमियां लेकर के आनी है। आपको ये देखना है स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया किसके लिए कमी लेकर के आनी है। ठीक है, स्टंटिंग वेस्टिंग क्या है? लंबाई, उम्र के हिसाब से लंबाई कम, उम्र के हिसाब से वजन कम, खून, रक्त अल्पता, उन सब की कमी दूर करने के लिए ये एक मिशन चालू किया गया था। दिस इज द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था 2018 में। बेंजीन, एक्चुअली बेंजीन जो है वो कार्सिनोजेनिक है, यानी ये कैंसर कारक है। तो ये किस किस से एनवायरनमेंट में छोड़े जाते हैं इसके प्रोडक्ट, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है सिगरेट। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, यानी कुछ विशेष प्रकार की लकड़ियों को जलाने से भी मिलता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जो होते हैं, यानी औद्योगिक वेस्ट, उससे भी मिलता है। पर ये अगर सिगरेट का धुआं वायु में छोड़ा जा रहा है तो क्या प्रदूषक होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट इज जीव या इंसेक्ट अगर हमें काटते हैं तो हमें बहुत तेज खुजली आती है, दर्द होता है, स्वेलिंग होती है। वो किस कारण से होता है? फॉर्मिक एसिड निकलता है उसमें, दैट इज HCOOH। ये जो फॉर्मिक एसिड है ये जलन देता है और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको कोई बेसिक सोल्यूशन लगाना चाहिए।
आप सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ कर सकते हो, नहीं सोडा यूज़ कर सकते हो, आप घर में काम में आने वाली कोई भी साबुन यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्याज और लहसुन में जो एक अजीब सी स्मेल आती है, वो स्मेल क्यों आती है? सल्फर की प्रेजेंस के कारण। फिर दूध से दही बनने की जो प्रक्रिया है वो फर्मेंटेशन है या किण्वन है। तेल में तली हुई वस्तुएं खरीदने से पहले तारीख देख लीजिए, अदरवाइज कुछ समय बाद में उनमें से अजीब सी स्मेल आती है, यानी सड़े हुए या गले हुए पदार्थ जैसी बदबू आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि तेल जो है ना बासी और गंधयुक्त हो जाता है, यानी रेंसिड हो जाता है, और उसका कारण है ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट इज बिना ऑक्सीजन के, यानी बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनएरोबिकली कुछ रिएक्शंस होती है। कौन सी ऐसी सेल्स हैं जो सांस ले सकती हैं? वो सेल्स दो हैं, एक तो यीस्ट और एक मसल सेल्स। मसल सेल्स का एग्जांपल ये है कि यदि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, खूब तेज़ दौड़ लेते हैं अचानक, तो 2 दिन तक आपके पैरों में दर्द होता है, या फिर जिस भी बॉडी पार्ट की मसल्स को आपने यूज़ किया उनमें दर्द होता है। उसका कारण है लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाता है। और यीस्ट ब्रेड बनने की जो क्रिया है उसमें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, हम डब्बा बंद करके रखते हैं जब खमन उठाना होता है। घड़े का पानी ठंडा क्यों रहता है? इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसलिए क्योंकि वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण होने की वजह से हीट लॉस होता है, और जैसे हीट लॉस होगा टेम्परेचर नीचे होगा। अब घड़े में क्या होते हैं? छिद्र होते हैं छोटे छोटे, उन छिद्रों में से हवा बाहर निकलती है, यानी वाटर वेपर्स बाहर निकलती हैं, इसलिए वो ठंडा रहता है। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है उसमें मनुष्य का जो यूरिन का एक्सक्रीशन है उसमें कंटेंट यूरिया है, मछली या फिश में अमोनिया है, और बर्ड्स और रेप्टाइल्स में यूरिक एसिड निकलता है। इस पे भी कई बार आरपीसी क्वेश्चंस पूछती है। नेक्स्ट सेट है डायलिसिस करते हैं तो क्या होता है। मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया क्योंकि पिछले लास्ट ईयर हमारे बजट के अंदर इंक्लूड किया गया था कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उनमें फ्री डायलिसिस शुरू किया जाएगा। तो डायलिसिस एक प्रक्रिया है जिसमें जिन लोगों की किडनी काम नहीं करती उनके ब्लड को बाहर निकाल करके क्लीन करके दोबारा बॉडी में इन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो हीमोडायलिसिस होती है, और एक डायलिसिस होती है डेक्सट्रोस बेस्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। बस आपको ये याद रखना है कि डायलिसिस है क्या, तो वृक्क से संबंधित डिफॉर्मिटी के कारण की जाती है। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम बना कैसे? बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि पेट्रोलियम इसलिए बना क्योंकि बहुत सारे पेड़ थे, दब गए और वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। नो, इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ समुद्र में रहने वाले जीव जब वो मरे तो वो जाकर के बॉटम में सेटल हो गए, और ओवर द ईयर्स हैवी प्रेशर के कारण और टेम्परेचर के कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए तो याद रखिएगा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं दोज आर बिकॉज ऑफ ओशियनिक एनिमल्स या मरीन एनिमल्स। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो कोल है वो कोल बनता है बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट, यानी बहुत टाइम पहले फ्लोरा और फ्लोरा हुआ करता था और वो दब गया, उसकी वजह से बना। अगला सवाल है पेट्रोलियम या डीजल को आग को पानी से क्यों नहीं बुझाना चाहिए? उसका कारण ये है कि मान लीजिए इस सरफेस पे आग लगी हुई है और आपने पानी डाला तो पानी नीचे सेटल हो जाएगा। लेट्स टेक वाटर एज अ डिफरेंट कलर। पानी नीचे सेटल हो जाएगा और वापस इसको पेट्रोल को या डीजल को ऊपर भेज देगा और वो आग चलती ही रहेगी। तो उसका कारण क्या, बॉटम लाइन में कारण क्या हुआ कि पेट्रोलियम और डीजल की आग को इसलिए पानी से नहीं बुझाना चाहिए क्योंकि पानी नीचे सेटल हो जाता है और पेट्रोलियम को ऊपर फेंक देता है, वो दोबारा आग जलती रहती है। तो किससे बुझाएं? या तो कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर मिट्टी से, या उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर दीजिए एनी हाउ। आगे चलते हैं। भारत का जो स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो उसमें टाइम कीपिंग सर्विस कौन देता है? वो देता है नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ न्यू दिल्ली। फिर हम पढ़ते हैं कि रासायनिक उर्वरक बहुत प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक उर्वरकों में जो मृदा कार्ड है उसके ऊपर लिखा होता है एनपीके वैल्यू, यानी सॉइल हेल्थ कार्ड में एनपीके वैल्यू लिखी होती है। एनपीके क्या है? ये एनपीके है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। फिर आपने देखा किताबों के कागज़ जो पुराने हो जाते हैं तो भूरे हो जाते हैं। उनके भूरे होने का जो कारण है वो ये है कि जो किताब सेलुलोज है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, और सेलुलोज क्या है? पादप की कोशिका झिल्ली का बेसिक फाउंडिंग एलिमेंट। वनस्पति तेल से जो घी बनाने की प्रक्रिया है उसको हाइड्रोजिनेशन कहते हैं,
क्यों? क्योंकि वनस्पति तेल के अंदर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, यानी कार्बन से कार्बन के बीच में 2 बंध होते हैं। यदि इसको सैचुरेट कर दिया जाए, यानी हाइड्रोजन जोड़ दिए जाएंगे, तो ये कार्बन के और कार्बन के बीच के बंध जो है टूट के सिंगल हो जाएंगे। तो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से वनस्पति तेल को घी में कन्वर्ट किया जाता है। अगला है, पुरानी ऑयल पेंटिंग्स या तेल चित्रों को रिस्टोर कैसे करते हैं? तो उनको H2O2 से साफ करते हैं। H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, बर्तन यानी स्टेनलेस स्टील के जो बर्तन हैं उनके नीचे तांबे का पैंदा, तांबा मतलब कॉपर का पैंदा क्यों लगाते हैं? उसका कारण ये है कि तांबा विद्युत का सुचालक होता है, ताप का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये गैस बर्नर है और इसके ऊपर आपने जो बर्तन रखा उसके बॉटम में अगर तांबा होगा तो इजीली एब्जॉर्ब करेगा हीट को, इसलिए। आगे चलते हैं, डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो किसने बनाया? क्यों? क्योंकि हमारे पास में बायोटेक्नोलॉजी सिलेबस में है। यहाँ बायोटेक्नोलॉजी का, इसके अलावा शायद कुछ ही चीज़ें होंगी जो इंक्लूड होंगी, हम उसको बाद में कवर करेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अभी बचते हैं, उसके लिए आई कम अप विद अ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल बनाया जेडी वॉटसन और क्रीक ने। डीएनए का काम क्या होता है? वो सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है और प्रोटीन संश्लेषण का नियंत्रण करता है, ये कौन सा प्रोटीन बनना चाहिए। नेक्स्ट इज एमआरएनए, अभी बहुत न्यूज़ में था क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन एमआरएनए बेस्ड थी। तो एमआरएनए क्या है? ये मैसेंजर आरएनए है और उसका काम क्या है? ये केंद्रक के बाहर विभिन्न आदेश लेकर अमीनो अम्लों को चुनने में मदद करता है, यानी जो एमिनो एसिड्स हैं वो किसका सिलेक्शन किया जाए, और मैसेंजर की तरह काम करता है, यानी केंद्रक से बाहर मैसेजेस भेजता है। डीएनए की शर्करा का नाम क्या है? उसका नाम है डीऑक्सीराइबोज, यानी, और ये सिर्फ जो डीएनए है सिर्फ केंद्रक में मिलता है, यानी सेल के सेंटर में मिलता है। पर जो आरएनए की शर्करा है, यानी उसका नाम है राइबोज। तो ये भी खाली है, ये भी खाली, तो मैंने साथ में लिखने का कारण है कि आपको यह समझ में आ जाए, डीऑक्सीराइबोज फॉर डीएनए और आरएनए ओनली राइबोज। ये केंद्रक में भी मिलता है और कोशिका द्रव्य में भी मिलता है। अगला है, दमा रोग का जो कारक है, यानी उसके लिए जो कवक है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, और कवक के विज्ञान को म्यूकोलॉजी कहते हैं। ये वर्ड आप याद कर सकते हो। कोविड के टाइम पर म्यूकरमाइसिस नाम का जो ब्लैक फंगस के कारण बीमारी होती है वो फोकस में आई थी, तो आप उससे एसोसिएट कीजिए। कवक विज्ञान को म्यूकोलॉजी कहते हैं। एथलीट फुट नाम का जो रोग है वो किस कवक के कारण होता है? उसका नाम है टीनिया पेडिस। खाज किस वजह से होती है? उसके कवक का नाम है एकेरस केबीज। और गंजापन का जो कारण है वो है टीनिया केपिटिस। आप चाहें तो इनके लिए कोई एक अच्छी सी निमोनिक बना लीजिए। निमोनिक मतलब तुक्का, पहले शब्दों को लेकर के कुछ भी एक नया सेंटेंस फ्रेम कर लीजिए। अगला है कंप्यूटर, आईटी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर में हम सब जानते हैं बेसिकली उसके 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के। एएलयू मतलब एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा कंट्रोल यूनिट और तीसरा आईओ यूनिट यानी इनपुट आउटपुट यूनिट। इस कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस को हम 2 कैटेगरीज में बांटते हैं। कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं। इनपुट डिवाइस का मतलब होगा जैसे ऐसे सारे डिवाइसेस जिनसे हम कंप्यूटर को कोई भी कमांड देते हैं। फॉर इंस्टेंस माउस, फॉर इंस्टेंस कीबोर्ड, इवन द स्कैनर। आजकल तो टच स्क्रीन आती है, तो टच स्क्रीन, जॉयस्टिक, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर को कमांड देने के लिए प्रयुक्त होती हैं। तो कंप्यूटर इनसे कुछ इनपुट रिसीव करता है। वेयरएज आउटपुट क्या होगा, यानी कंप्यूटर ने कुछ काम किया वो हमें दिखाएगा कैसे? तो कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है स्क्रीन पे। लेट्स टेक अ डार्क कलर। हम कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है स्क्रीन पे, कंप्यूटर देता है प्रिंटर पे, प्लॉटर पे, इवन स्पीकर्स पे। तो ये सारे आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की कई कैटेगरीज हैं। मेजरली ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक तो है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होगा वो सॉफ्टवेयर जिनके बिना कंप्यूटर एक सिर्फ हार्डवेयर बन के रह जाएगा, चलेगा ही नहीं। यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जो ज़रूरी सॉफ्टवेयर है उसका नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
ये बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देते हैं, हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। तो जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो है जिनमें यूज़र इंटरेक्ट करता है, अपनी कोई चीज़ें बनाता है, उसके पास फ्रीडम होती है। एग्जाम्पल, वर्ड में आप कुछ भी टाइप करते हो, एक डॉक्यूमेंट बनाते हो, या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला, क्रोम, MS पेंट, तो ये सब के सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं। बहुत ही एलिमेंट्री लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कुछ भी आ सकता है। यहाँ जब ये बात कर रहे हैं तो मैं सोचा साथ में आपको ये बता देती हूँ कि आप याद कैसे करें कि मेमोरी कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है। तो 2 की घात में चलता है सब कुछ। सबसे पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, 8, 16, 32, 64 चलते रहते हैं। जो सबसे पहला एनकाउंटरमेंट होता है वो होता है KB के साथ। 1 KB का मतलब होता है करीब 1000 बाइट। बेसिकली इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 1000 बाइट, इट इज़ 1028 बाइट्स, पर आप ये समझ लें सिर्फ 1000 बाइट को 1 KB कहा जाएगा। किलो मतलब 1000। उसके बाद आएगा MB। जब 1000 KB मिल जाएंगे तो 1 MB विल बी 1000 KB। उसके बाद आता है GB। तो GB वुड बी 1000 MB इज इक्वल टू 1 GB। और इसके आगे जाती है फिर TB। TB वुड बी 1000 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि KB सबसे छोटा, किलो का मतलब जैसे किलोग्राम से रिलेट कर लीजिए, किलोमीटर से रिलेट कर लीजिए, तो किलो का मतलब 10 की घात 3 यानी 3। फिर 1 MB में 1000 KB होगा यानी मेगाबाइट। मेगा का मतलब अपन कहते हैं मेगा हाईवे, तो मेगा मतलब बहुत बड़ा हाईवे, उससे रिलेट कर लो। तो मेगा यानी 10 की घात 6, फिर गीगा यानी 10 की घात 9, और टेरा तो इसका मतलब होगा 10 की घात 12। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो शायद पूछी जा सकती हैं। आगे पढ़ते फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। इसमें एक अपडेट हुआ था रिसेंटली, परहैप्स जून 2000, नो इट वाज अर्ली 2021, जब भारत का एक कंप्यूटर परम सिद्धि AI, यहाँ इसका नाम है परम सिद्धि AI, ये CDAC ने लॉन्च किया और ये भारत का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन गया। इसका नाम परम सिद्धि CDAC ने बनाया। फिर है दूसरे नंबर का जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर, उसका नाम है प्रत्यूष, और तीसरे नंबर का जो सुपर कंप्यूटर उसका नाम है मिहिर। प्रत्यूष और मिहिर अपनी सर्विसेज कहाँ दे रहे हैं? प्रत्यूष की सर्विस है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी पुणे के अंदर, और मिहिर अभी इंस्टॉल्ड है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के सेंटर नोएडा के अंदर। अगर कोई ये पूछे कि दुनिया का सबसे फास्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है जापान का फुगाकू। आगे चलते हैं। यहाँ जब हम बात करते हैं परम सिद्धि की स्पीड कितनी है, तो परम सिद्धि की स्पीड है 16 पेटाफ्लॉप्स। थोड़ा नई स्लाइड ले लेते हैं। परम सिद्धि की जो स्पीड है वो 16 पेटाफ्लॉप्स है। तो 16 पेटाफ्लॉप्स का मतलब होगा 16 इंटू 10 टू द पावर 15, और ये फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, इसका मतलब, अच्छा फ्लोटिंग पॉइंट कहते किसको हैं? वो जो ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड के हैं उनको शायद बिल्कुल नहीं पता होगा, आई एम श्योर। तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर मैंने कोई नंबर लिखा, मान लीजिए 18.67, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। यानी फ्लोटिंग पॉइंट का मतलब होगा दशमलव वाले संख्याएं। यानी यह इस सुपर कंप्यूटर की जो कैपेसिटी वो ये है कि 16 गुना 10 की घात 15 दशमलव वाली संख्याओं का भी ऑपरेशन कर सकता है हर सेकंड के अंदर।